ट्रैंक्वल ये नींद की जो गोली होती है उसको भी हम ट्रैंक्वल का नाम देते हैं। ट्रैंक्वल का बाद रखेंगे आप जनाब ट्यूरबुलेंट, TURBULENT, ट्यूरबुलेंट। ट्यूरबुलेंट का मतलब, अच्छा जी, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुकून, और ट्यूरबुलेंट का मतलब होता है अफरा तफरी, अफरा तफरी या शोर। नेक्स्ट लिखेंगे जनाब MELAN, मेलनचोली। मेलनचोली का मतलब होता है उदास, गम, गमगीन भी कह सकते हैं आप, उदासी भी कह सकते हैं। ठीक है, परेशान, जो लोग परेशान होते हैं, उदास उस पर। ठीक है, इसके बाद जनाब हैप्पी भी, इसका उलट क्या हो जाएगा? हैप्पी, HAPPY। हैप्पी का मतलब तो आपको पता है, खुशी। नेक्स्ट एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर तरीन, मशहूर। जो बंदा मतलब है किसी भी फोरम पे जो है वो फेमस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मशहूर कहते हैं। ठीक है, हाँ ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर तरीन, जबकि अननोन का मतलब होता है अननोन। अननोन जो मतलब है अनजान होता है, जिसको हम नहीं जानते, गैर। इसके बाद लिखेंगे कवर्ड, COVERT, कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है खुफिया। कवर्ड से जनाब ओवर्ट लिखेंगे आप, OVERT, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब क्या होता है जनाब? खुला हुआ, खुला हुआ, खुफिया या खुला हुआ। अच्छा, जो अब मैं जो लिखूंगा वो हमारे सिनोनियम एक दूसरे, ठीक है? FICTIITIOUS। फिक्टिशियस के साथ आप लिखेंगे फॉल्स। फिक्टिशियस का मतलब होता है आरजी या गलत, फॉल्स का मतलब भी गलत। एंटोनियम नेक्स्ट, कंप्लीट हो चुके हैं या फिर स्टॉप कर दिए आपने? नहीं नहीं, हमारे पास जो एंटोनियम थे ना वो तकरीबन खत्म हो गए, अब सिनोनियम स्टार्ट हो गए। ठीक है, अच्छा जी, आगे लिखेंगे जनाब ADHERE, एडहेयर के साथ आप लिखेंगे गिव अप, गिव अप। इन दोनों का एक ही मतलब है, तर्क करना। अब सिनोनियम आ रहा है, सिनोनियम का मतलब क्या होता है? एक जैसा अल्फाज। आगे लिखेंगे जनाब इंसेसेंट, INCESSANT, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है जनाब कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। हाँ जी, ये हमारी जनाब आज शुरू कर रही है। कंट्रेरी का मतलब होता है खिलाफ, बरक्स, और एग्रीएबल का मतलब होता है इत्तफाक। ट्रैंक्वल का मतलब सुकून। ये आप अक्सर जाते हैं ना, वो जो आपको पता होना चाहिए जनाब, जो मेडिसिन मिलती है ना सुकून के लिए, वो ट्रैंक्वल के नाम से होती है। और ट्यूबुलेंट का मतलब होता है अफरा तफरी या शोर। मेलनचोली गमगीन या उदासी, हैप्पी का मतलब खुशी। एमिनेंट का मतलब मशहूर तरीन पर्सनैलिटी, फेमस। और अननोन का मतलब अनजान।
कवर्ड का मतलब खुफिया, ओवर्ट का मतलब खुला। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस ये जो रूल नंबर आपके मतलब पेपर चेक होने के लिए रूल नंबर लगाया जाता है, उस रूल नंबर के ऊपर एक आरजी लगाया जाता है ताकि इसके पेपर चेक हो, तो वो गलत रूल नंबर होता है, उसको हम फाल्स कहते हैं। एडहेयर का मतलब होता है तर्क करना, गिव अप का मतलब भी तर्क करना, इंसेसेट का मतलब जारी रहना, कंटिन्यू का मतलब भी जारी रहना। हाँ जी, लिख लिया सबने? स्क्रीन शॉट भेज दिया जनाब, गुड हो गया। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जनाब। हमारा जो मतलब टॉपिक यहाँ पे मौजूद है, आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो हमारे पास चीज मौजूद है, कल हमने जनाब, याद रखिएगा, हमने कल टैक्स पेयर के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है टैक्स ईयर के बारे में। टैक्स ईयर जनाब सेक्शन नंबर 74, वो कहते हैं ए पीरियड विच फॉर विच टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न इनकम इज कॉल्ड टैक्स ईयर। पीरियड ऑफ टैक्स ईयर मे बी 12 months और लेस देन 12 months। टैक्स ईयर फॉलोइंग है जो दो। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि टैक्स ईयर जो होता है ना, वो टैक्स ईयर जिस एक साल के अरसे के दौरान एक बंदा जब इनकम टैक्स अपनी रिटर्न करता है, फाइल रिटर्न करता है, उसको हम उस पीरियड को क्या कहते हैं? टैक्स ईयर कहते हैं। और टैक्स ईयर की हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम है। नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है और सेपरेट टैक्स ईयर है। कितनी टैक्स ईयर है? हाँ जी, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, इसके बाद जनाब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसके बाद जनाब सेपरेट टैक्स ईयर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स ईयर होता है ना, वो कब शुरू होता है? पाकिस्तान के अंदर टैक्स का साल शुरू होता है 1 जुलाई से और अगले साल 30 जून को जा खत्म होता है। किसी मुल्क के अंदर जनाब वो पहले जून को जो जनवरी को स्टार्ट करते हैं, किसी मुल्क के अंदर जनाब पहले जनाब वाला अप्रैल को शुरू होता है, कहीं कहीं पे मई को शुरू होता है। लेकिन हमने अपना याद रखना, पाकिस्तान का जो है जनाब 1 जुलाई को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 30 जून को जाके खत्म हो जाता है। तो टैक्स ईयर जो होता है वो जनाब मतलब 12 मंथ होता है। तो खैर ये तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद हम देखें, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है नॉर्मल टैक्स ईयर। Normal tax, a period of 12 months ending 30 day of the June is called normal tax year. It is denoted by the calendar year, which is 30 day of the June falls. वही बात आ गई कि जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, ये जनाब वही टैक्स ईयर होगा जो 30 जून को खत्म हो जाए। 30 जून, फॉर एग्जाम्पल वो शुरू हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई टू फॉर एग्जाम्पल अभी 2021 चल रहा है ना, 2021 टू 2022। इसका मतलब है पाकिस्तान का अभी जो नया टैक्स साल शुरू हुआ है, अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा महीना चल रहा है, तो पाकिस्तान का ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब 30 जून तक टारगेट पूरा नहीं होता। जब टारगेट पूरा नहीं होता तो गवर्नमेंट जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ा देती है। अभी गवर्नमेंट ने जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनाब 30 सितंबर तक। ठीक है, गवर्नमेंट मजीद टाइम बढ़ाएगी और ये तकरीबन जनवरी तक जाता है। जनवरी के बाद फिर गवर्नमेंट क्लोज करती है। हमने आगे बात की। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर को जनाब आपने, ये हमारे पास 74 सब सेक्शन 1 के साथ है, ये जनाब 74 सब सेक्शन 2 के साथ होगा। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है ये जनाब हमारे पास 74 सब सेक्शन 9 के तहत, और सेपरेट टैक्स ईयर जो है वो जनाब 117 के तहत। ये इनके कोड है। हाँ जी, पहले नंबर पे जनाब सवाल ये है कि स्पेशल टैक्स ईयर का क्या मतलब है? ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग on another 30 day of the June is called special tax year. It is denoted by calendar year which is ending by 30. अच्छा जी जनाब, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं भाई, स्पेशल टैक्स ईयर का क्या मतलब है?
स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब ये होगा कि जो पहले 1 जुलाई को शुरू हुआ और अगले साल जाके मतलब है कि उसको अगले साल जाके वो जाके खत्म हो जाए। स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर जनाब ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि जो पर्सन जिसको अलाट किया जाता है टैक्स, एफबीआर के पास पावर होती है कि जनाब वो एक पर्सन को टैक्स ईयर और उसके नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर जो है इनकम रिटर्न और कोई और रीजन हो तो उसकी मतलब है कि मतलब अगर एक फॉर एग्जाम्पल बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं, आपने जनाब वाला इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करनी है, लेकिन आप एक साल, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आप उस साल के अंदर रिटर्न नहीं करते, तो कंपनी क्या, एफबीआर के पास पावर होती है, एफबीआर क्या करेगी, एफबीआर के पास जनाब पावर होगी तो एफबीआर जनाब वाला मतलब उसको जो है मतलब उसकी जो एक लिमिट होगी, उसका टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ा देगी। तो इसलिए उसके साथ जो है मतलब है कि उसको किस कौन सा साल डिक्लेयर करेगी? स्पेशल ईयर। अब समझा की बात की कि एक बंदे के लिए स्पेशली टाइम बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ एक बंदे के लिए। अब कंपनी ये देखती है, एफबीआर ये देखता है कि जनाब ये तो सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं, ये तो काफी सारे बंदों का मसला। तो कंपनी एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर जनाब स्पेशल टैक्स ईयर का नाम देकर उनको अगले साल में उन दोनों को एडजस्ट करेगा। मतलब एक बंदे का जो टैक्स पिछले साल का रहता है उसको अगले साल में इकट्ठा लेगा, इसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। नेक्स्ट नंबर पे है जनाब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। Transitional tax is a period between the ending date of the last tax year and the starting date of the uh, change tax year is called transitional tax year. Transitional tax year is always consists of period 12 months. Transitional tax year is attached to the change of tax year. Change may be change may be from normal tax year to special tax year and vice versa. अच्छा जी, एक बंदे को स्पेशल टैक्स ईयर दिया हुआ है, एक बंदे को नॉर्मल टैक्स ईयर दिया हुआ है। एक बंदे का टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कर देना, स्पेशल से नॉर्मल कर देना, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? नॉर्मल टैक्स को स्पेशल टैक्स ईयर कर देना या स्पेशल टैक्स को नॉर्मल टैक्स कर देना को ट्रांजिशनल कहते हैं। ट्रांजिशनल का मतलब होता है तब्दीली। ठीक है, हमारे आगे बात की, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब सेपरेट टैक्स ईयर। 117 के तहत जनाब इसको डिफाइन किया उसने। वो कहता है कि जनाब ए पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर इज विच दिस कंटिन्यूज अकर्स, यानी हर दिन जो है एक दिन बढ़ता है तो वो जनाब क्या होता है, उसकी डिसकंटिन्यू हो जाती है। मतलब वो एक दिन टैक्स हो गया तो अगले दिन 365 के बाद 364 दिन रह गए, एक महीने के बाद 30 दिन काम हो गए, यानी हर दिन जो है डिस्काउंटिंग हो रही है। And the date of discontinues of business is called separate tax year. Separate tax year consists of 12 months and consisting separate tax year is attached with the discounting of business. A person is required to furnish a return income tax for separate tax year. हाँ जी, यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट टैक्स year तब लागू होता है कि फॉर एग्जाम्पल जनाब मैं आपको बताता हूँ, देखें जी, आपने खरीदारी की है, ठीक, आपने खरीदारी की है जनाब 5 लाख रुपए की। अब आपने खरीदारी की है दिसंबर की 31 को, ठीक, बल्कि दिसंबर की 1 को, दिसंबर 1 2021। टैक्स ईयर खत्म होना है जनाब जून 2022 में। 5 लाख की उसने खरीदारी की है, उसको जनाब यहाँ पे इसके ऊपर ना 10% टैक्स पे करना पड़ता है। मुझे ये बताएं, इस 10% तो बन जाएगा ना 50,000 रुपये, 50,000 उसने टैक्स देना है। 50,000 देगा या इससे ज्यादा देगा या कम देगा, बताएं आप में से कोई बंदा जनाब अपना जेहन लड़ा के बताए। टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ जुलाई 21 को, लेकिन इस बंदे ने जो है खरीदारी की है जनाब 50,000 रुपए की, सॉरी 5 लाख की, दिसंबर 1 2021 को। अब जनाब जून 21 आ गया, इसने टैक्स देना है इसके ऊपर, तो ये बताएं ये टैक्स कितना देगा? और टैक्स है 10%, और 10% बनता है 50,000 रुपए। क्या ये 50,000 देगा या इससे ज्यादा देगा या कम देगा?
गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है। जब पीरियड देखा जाए तो फिर तो वो कम देगा ना। कैसे कम सर ये देगा? कम देगा ना, जितना टैक्स ईयर उसका जो टैक्स ईयर में काउंट हो रहा है ना, उतने पे वो जी सिर्फ जी, टैक्स देगा। जो दिसंबर में परचेजिंग की है कम देगा वो। कितना देगा सर तकरीबन, दिसंबर अंदाजा वाला तो लगाएं। काउंट नहीं होगा ना। दिसंबर के फर्स्ट को किया ना, पहला दिन है। सर आप काइंडली सवाल रिपीट कीजिएगा। मैंने ये 6 कहा मंथ है का कि देगा। हाँ बिल्कुल, मैंने सवाल ये किया है कि जनाब 5 लाख की एक बंदे ने खरीदारी की है और 5 लाख पे उसको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। उसने खरीदारी की है दिसंबर फर्स्ट को, दिसंबर फर्स्ट 2021 को। जून 2022 तक उसको टैक्स देना पड़ रहा है 10%। तो 10% जो है जनाब वो कितना देगा? देखें ना, 5 लाख का 10% लें पहले, इतना का टैक्स मल्टीपल। देगा वो फिर। तो ये बनता टाइम पीरियड 50,000 देखो तो रुपये। 6 माह का। लेकिन उसका क्योंकि टाइम पीरियड 6 महीने का है, तो इसलिए वो 25,000 रुपये देगा। इसलिए जब टाइम काउंट होता है ना, यहाँ पे ये टाइम काउंट होता है कि भाई आपने जो चीज सर्विस इस्तेमाल की है उसके मुताबिक वो डिस्काउंटिंग होती जाएगी। आपने जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक तो बनते हैं 12 साल, 12 महीने, 12 माह बनते हैं। अब एक बंदे ने जनाब वाला जुलाई के मिड में लिया, तो इसका मतलब है 11 महीने और 15 दिन बनेंगे। एक बंदे ने जनाब सितंबर में जा खरीदारी की है, इसका मतलब बाकी 9 महीने बचेंगे। ये जो हम टाइम पीरियड को निकाल देते हैं ना, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट का मतलब कम करना। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेपरेट टैक्स ईयर। हाँ जी, आप समझा की बात की? किसी बंदे को जनाब इस बात को समझना है तो बता दें। एनीवन जिसको समझ ना आई हो जनाब इस बात की? सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आई एम फाइलर, मैंने रिटर्न जी जी करवानी होती है जुलाई में करवानी होती है 15 जुलाई तक। इस बार ऐसा जी हुआ जी। कि 15 जुलाई को नहीं हुई, तो उन्होंने वो रिटर्न जो है जमा नहीं की। वो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक होगी। ये क्या ये स्पेशल ईयर में आएगा, क्या आएगा? मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। ये आएगा जनाब स्पेशल ईयर में, क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया ना। ठीक होगा। जी जी, देखे ना, एक बंदे ने जनाब 1 जुलाई से लेकर 30 जून के अंदर अंदर जमा करा लिया तो वो नॉर्मल है, ठीक है। एक बंदे ने जनाब बिल बिजली का पे कर दिया है विद इन ड्यू डेट, तो नॉर्मली उसने पे कर दिया। एक बंदे ने जनाब नॉर्मली नहीं पे किया, वो क्या जाएगा? वो जाएगा महकमे के पास, वहां से रियायत कराए, तो वो उसको स्पेशल रियायत करेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि जनाब वाला कि उसको वो जनाब वाला स्पेशली कहेंगे आपने जनाब जुर्माने के साथ जो है आप जुर्माने के बगैर ही पे कर दें वैसे ही, बल्कि वो डिपार्टमेंट उसको कुछ लिख के देगा तो वो फिर जमा कराएगा ना। इसी तरह जनाब डिपार्टमेंट FPR जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो भी अपने टैक्स पेयर को सहूलत है। इसलिए जब आपका नॉर्मल टैक्स ईयर का पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर हमारा स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट है। और स्पेशल ईयर को हम जनाब जब कन्वर्ट कर दें कि जनाब अब आपने स्पेशल ईयर में ये होता है कि फिर थोड़ी सी पेनल्टी भी लगती है बाद का, लेकिन वो FPR के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पेशल ईयर को FPR जनाब कन्वर्ट कर दे दोबारा नॉर्मल टैक्स ईयर में, तो वो फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। और जनाब नॉर्मल टैक्स ईयर को कन्वर्ट कर दे स्पेशल ईयर में, तो वो भी, यानी कि दोनों को जब तब्दीली करेगा तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आ जाएगा। सर वैसे ये भी तो तब्दीली हो रही थी ना, नॉर्मल से वो स्पेशल पे लेकर आया उसको, उसने टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया, चेंजिंग नहीं, पे लेकर आया। मैं आपको बताता हूँ ना। अगर FPR ने कहा है कि जनाब आपने 15 जुलाई तक आपने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन 15 जुलाई तक जो है, ये तो FPR ने कहा है ना, तो 15 जुलाई तक तो है जनाब नॉर्मल टैक्स, ठीक। अब 15 जुलाई तक जनाब वाले जिस बंदे ने नहीं की, तो FPR ने दोबारा टाइम पीरियड तब्दील किया और FPR ने कह दिया जनाब अब लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। अब देखिए नॉर्मल टैक्स से वो चले गए हैं पीरियड, मतलब खुद बढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल टैक्स से स्पेशल टैक्स की तरफ करेंगे। लेकिन 30 सितंबर को वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि जनाब जो आपकी जून को आपको जो टैक्स बनता था वही आपने पे करना। इसलिए जनाब टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड स्पेशल है लेकिन टैक्स दिया जा रहा है नॉर्मल का, तो फिर ट्रांजिशनल हो जाएगा। हाँ जी, बात क्लियर होगी? राइट
राइट सर। हाँ, आगे देखें जनाब, एक्सप्लेनेशन उसने की है, जो वो चेक करें। वो कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड 1 कैलेंडर ईयर एंड एंड 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ओके हो गया। ए टैक्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एंड एंड विद, ये उसने एग्जांपल बता दी। ठीक है, सेम दैट उसने मतलब नॉर्मल टैक्स ईयर की उसने एग्जांपल बता दी। इसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर विच डज नॉट एंड विद 30 डे ऑफ द जून इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर। इन ऑर्डर अदर वर्ड इट स्टार्ट ऑन द डेट other day of the other than 1 July. FBR has power to allot the any person to tax year other than normal year. यानी आप यहाँ पे बात क्लियर हो गई, FBR की मर्जी है कि वो जनाब उनको जो भी उसका टैक्स ईयर का अलॉटमेंट कर दे। इसके बाद जनाब क्लास ऑफ टैक्स पेयर, ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, कमर्शियल डेट, कमेंस डेट और एंडिंग डेट। ठीक हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उसने कहा है कि ये वाले जो टैक्स ईयर है ना, उसने एग्जांपल दी। भाई ये कंपनी एफबीआर का तो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है ना 5 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब एफबीआर की मर्जी है कि वो किसी को जनाब टैक्स ईयर उसका पीरियड मतलब चेंज कर दे। एफबीआर ने क्या किया, उसने कहा जनाब ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, वो बंदा जो कि एक्सपोर्ट करता है चावल, उसका बिजनेस होगा तो वो जनाब उसका टैक्स 5 जनवरी से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक जाएगा। ये भी 12 महीने हो गए, लेकिन इसके लिए स्पेशल डेट रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट उसने कहा जी ऑल इंश्योरेंस कंपनी, ऑल इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 5 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ऑल पर्सन कैरिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग विद चावल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइप की जो बिजनेस है, जो चीजें प्रोडक्शन करती हैं, उसका भी जो मतलब टैक्स ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक जाता है। ठीक, ये भी आपने याद रखना है जनाब, कौन सा बिजनेस का कब शुरू होता है। इसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल पर्सन कैरिंग बिजनेस ऑन द राइस हस्किंग। अच्छा जनाब, एक तो था हमारे पास राइस एक्सपोर्टिंग, तो इसके अंदर जनाब राइस हस्किंग का मतलब होता है कि ऐसे चावल जिससे मतलब है कि भूख मिटाई के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, हमारे पास यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास बहुत से ऐसे मतलब है कि चावलों की बहुत सी इकसाम होती हैं। ठीक है, जिस इसके अंदर कुछ बनास्पति चावल आते हैं, कुछ जनाब जो ऊपर उनका छिलका होता है वो उतार लिए जाते हैं। तो इसके अंदर वो बताया कि वो मतलब है जो बनास्पति चावल की बिजनेस करते हैं तो उनको पहले 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त अगले साल तक किया जाता है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उनका जो चावलों की जो मेन सीजन होता है ना, वो जनाब अगस्त के बाद स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए चावलों का जो सीजन होता है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले महीने में चलता होता है। इसके बाद है ऑल पर्सन कैरिंग बिजनेस ऑन ऑयल मेलिंग। ऑयल मेलिंग जो है वो जनाब ये जो हमारे पास जिनके पास मतलब है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का कारोबार है, उसके लिए जनाब 1 सितंबर से 31 अगस्त तक है। ये भी ओके हो गया। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुगर, वो कंपनियां जो कि मतलब है चीनी पैदा कर रही हैं, तो वो जनाब 1 अक्टूबर से लेकर 30 अगले साल 30 सितंबर तक। हाँ जी, आप समझ आ गई स्पेशल टैक्स ईयर की? कोई बात मतलब नहीं हुआ? क्लियर है सर। अच्छा जी, आगे देखें। नेक्स्ट उसने कहा जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, कैरिंग ए बिजनेस ऑफ राइस हस्किंग एंजॉयिंग द स्पेशल टैक्स ईयर 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। एबीसी लिमिटेड गॉट द परमिशन फ्रॉम कमीशन एंड टू यूज द नॉर्मल टैक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वही बात बताई है कि जब आप स्पेशल टैक्स ईयर से तब्दील करेंगे तो फिर नॉर्मल टैक्स ईयर हो जाएगा। यानी एबीसी कंपनी जो कि राइस का कारोबार कर रही थी, उसका जो टैक्स का दौरानिया था पीरियड का वो चल रहा था, लेकिन उसने खुद उसका टैक्स ईयर चेंज करा दिया, तो उसका टैक्स ईयर हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल के क्या दौरानिया है? 5 जुलाई से लेकर 30 जून तक। इसके बाद है जनाब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया उसने। इसकी खैर कोई बात नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमने जनाब टैक्स ईयर को डिफाइन किया। टैक्स ईयर के अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और सेपरेट टैक्स ईयर। सेपरेट टैक्स ईयर का भी आपको क्लियरली समझ आ गई और स्पेशल टैक्स ईयर की भी बिल्कुल सही समझ आ गई। तो आई थिंक इसके ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, कोई सवाल जनाब इसके ऊपर आपने पूछना हो बताएं।
एनीवन जनाब इसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा जी, आगे अगले पेज के ऊपर एक सवाल मौजूद है, लेकिन वो इधर मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको पेज बाद में सेंड कर दूंगा। एक्टिव टैक्स पेयर। सर वो आपने जो कल पढ़ाई थी ना, 2 स्केड्यूल और ग्लोबल टैक्स सिस्टम, जी जी, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा, वो समझ नहीं आ रही थी, उनको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो ग्लोबल टैक्स ईयर होता है ना, ग्लोबल होता है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया से, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसका कारोबार मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, तो वो आएगा ग्लोबल टैक्स ईयर में, ठीक है। अगर एक बंदा एक मुल्क के अंदर रहेगा तो वो शेड्यूल टैक्स आएगा। समझ आ गई बात की? एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूए में, सऊदी अरब में कारोबार कर रहा है और वो टैक्स पे कर रहा है हर कंट्री को, और पाकिस्तान में भी कर रहा है, तो वो जनाब आएगा ग्लोबल टैक्स ईयर में। और जो बंदा पाकिस्तान में रहते हुए तो पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहा है, चाहे वो कराची में कर रहा है, चाहे वो लाहौर में कर रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद में कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे शेड्यूल टैक्स ईयर। ओके, क्लियर हो गई? अच्छा जी, एक्टिव टैक्स ईयर का क्या मतलब होता है? एक्टिव टैक्स ईयर जो एक मतलब है, याद होना चाहिए, इसको आपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के तहत डिफाइन करना है। एक्टिव टैक्स ईयर इज लिस्ट मीन दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ FPR अंडर सेक्शन FPR जब डिफाइन करा गया 180A के तहत, सेक्शन 180A के तहत include such list issued by the Azad Jammu and Kashmir Central Board of Revenue or Gilgit-Baltistan or a Federal Board of Revenue or पंजाब फेडरल या इस्लामाबाद मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फेडरल बोर्ड, यानी कि टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर क्या चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जनाब आपका कारोबार जो है ना वो है एक्सपोर्टिंग का, इंपोर्टिंग का, या आप जनाब मतलब है कि NTN और GST होल्डर है, आप सप्लायर हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं। आप क्या करते हैं कि आप जनाब वाला किसी कंपनी के साथ आपका मुआहदा हुआ, और मुआहदा होने के बाद आप जनाब उस मुआहदे से फिर गए, या आपने उनको माल मटेरियल 2 नंबर दिया, यानी आपने किसी भी तरह से उनके साथ फ्रॉड किया, तो वो जनाब विद प्रूफ जो है अपने FPR को सेंड करेंगे। जिसको आपने सप्लाई की थी ना, वो कंपनी FPR को मतलब है सप्लाई विद प्रूफ सेंड करेगी। FPR उसको चेक करेगा, FPR मुआहदे चेक करने के बाद उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करेगा। अब आपके डिपार्टमेंट है, आप वहां पे जनाब आज आपका टेंडर है, टेंडर आपने ओपन कर लिया, वहां पे 10 कंपनियां मौजूद हैं। अब आपको तो नहीं पता जनाब कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्ट है, कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं, आपको नहीं पता। लेकिन आप FBR की वेबसाइट खोलेंगे, FBR की वेबसाइट के ऊपर जनाब वहां पे एक तरीका होता है चेक करने का, वहां पर जाकर उनका NTN नंबर उनके लेटर हेड पैड पे लिखा होता है, वो आप डालेंगे, चेक करेंगे, तो वहाँ FBR पूरा एक सर्टिफिकेट निकालेगा, और सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा कि जनाब कौन सी कंपनी टैक्स पेयर है और कौन सी कंपनी टैक्स पेयर नहीं है, या ब्लैक लिस्ट है या एक्टिव है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। यानी इसका जो पता चलता है ना, वो उसके NTN नंबर से चलता है। NTN का मतलब क्या होता है? NTN नेशनल टैक्स नंबर। NTN जो होता है ये यानी कि FBR, और FBR को पहले अप्लाई करना पड़ता है, FBR उसके मयार को चेक करने के बाद उसको इशू करती है। तो ये जनाब हमारा एक पास। और अच्छा जी, इसके बाद एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर स्पेशल टैक्स ईयर में साल में पूछा है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ उनको। सेपरेट टैक्स ईयर, हाँ जी सेपरेट टैक्स ईयर पूछा उन्होंने। सेपरेट टैक्स ईयर जो था ये कौन सा था बोला, ठीक हो गया सर। सेपरेट टैक्स ईयर जो है ये आपको मैं बता दूं, ए पीरियड ऑफ विच फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। हाँ जी, सेपरेट टैक्स ईयर मैं आपको यही बता रहा था जनाब कि अगर एक बंदे ने परचेजिंग की है और उसने टैक्स देना है, टैक्स 10% देना है, किस चीज के ऊपर? 5 लाख परचेजिंग के ऊपर। ये जो 5 लाख उसकी मतलब है बिजनेस है, कारोबार है, ये उसने डील किया था जनवरी 1 को। अब देखें जी, जुलाई से लेकर हमें आगे जाना, जुलाई से आगे जाएंगे, फिर जनवरी आ जाएगा, जनवरी के बाद जून आ जाएगा। अब जनवरी के बाद जून के दरमियान कितना वक्फा है? 5 महीने का। तो इसका मतलब है अब ये 10% देगा सिर्फ 5 महीने के लिए।
सेपरेट टैक्स का मतलब यही होता है कि जनाब वो जितना अरसा सर्विस इस्तेमाल करेगा उतने टैक्स देगा, अदरवाइज वो टैक्स नहीं देगा। यानी अच्छा कि नॉर्मल एक्चुअली टैक्स। जी 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 कुछ क्वेश्चन है सर। सर जी मैं जी फाइलर हूँ और मैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हूँ, तो मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा दूसरी बात ये है सर कि जब वो कंपनीज जब आती है ना बिडिंग के लिए, जी जी टेंडरिंग के लिए आती हैं, तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं इंक्लूडिंग एफबीआर की रिटर्न्स वगैरह वो उसी वक्त सबमिट कराती हैं अपनी कमर्शियल या टेक्निकल ऑफिस के साथ। तो उस टाइम मेरा नहीं टेक्निकल ख्याल होती है, कि इतना टाइम होता है एक कि एट द टेक्निकल टाइम। होती है और दूसरी फाइनेंशियल होती है। हाँ जी वही कमर्शियल। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त इतना टाइम होता है कि इतना उसको डीपली चेक किया जाए। नहीं नहीं, वो ये 2 ऐसा मिनट लगते मुमकिन हैं। है? अगले दिन मैंने अपने कॉलेज का टेंडर ओपन किया था, तो मेरे पास 5 बंदे थे। मैंने वेबसाइट ओपन की और जिन लोगों के पास एक दिन पहले का सर्टिफिकेट मौजूद था वो भी मैंने चेक कर लिया डेट वाइज, और बाकी जिनके पास नहीं था उनको मैंने 2 मिनट में चेक कर लिया। या अगर आप उस वक्त चेक नहीं भी करना चाहते, नो इशू, क्योंकि आपने टेंडर ओपन किया। आप टेंडर ओपन करने के बाद आपके पास 10 दिन का इवेल्यूएशन का टाइम होता है, तो आपने 10 दिन के अंदर जनाब वाला उनको जनाब वेरीफाई कर ले, नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अगर एक बंदे का और सर जनाब इसका टेंडर जीत भी गया है। एटीएल से क्या लेना देना? जी एटीएल से क्या ताल्लुक है इसका, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, मतलब टेंडर आज ओपन हो गया ना, ठीक उसके हो बाद गया। आपने एक इवेल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है। उसको जी इवेल्यूएशन जी रिपोर्ट जो होती है वो 10 दिन के अंदर आपने दोबारा उसको अपडेट करना होता है। वो जो टेपरा की वेबसाइट होती है वहां पर देनी होती है, ठीक है। तो जी जी। आपने उनको, आप फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ने टेंडर जीत लिया है, लेकिन आपने बाद में चेक किया तो वो तो जनाब ब्लैक लिस्ट है, तो फिर आप उसको कैंसिल करेंगे। और आप ये देखेंगे कि अगर ये ब्लैक लिस्ट है तो पीछे नीचे वाला बंदा जनाब वाला एलिजिबल है तो उसको दे दो, ठीक सर है। नहीं मैं एक कंफ्यूज इस चीज पे हूँ कि ये एटीएल से इसका लिंक क्या है? 80 एटीएल से कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा मतलब है कि एफबीआर की वेबसाइट से। जी जी। हाँ, एफबीआर की नहीं वेबसाइट पे आप जी है ना, मैंने चेक किया था। आप गूगल पे जहाँ पे लिखेंगे एफबीआर एनटीएन नंबर या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो वो डायरेक्ट आपको जी लिंक जी। देता है। आप वहाँ पे लिंक लिखेंगे, क्लिक करेंगे, सारा डाटा सामने आ जाएगा।